गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। हम क्लास 9th में हम पढ़ रहे हैं मोशन के मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा। और लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था टाइप ऑफ मोशन, जिसमें मैंने बताया था रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। इस टाइप के मोशंस मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो। वीडियो एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करा है। अब मैं बात करने वाला हूँ उस पे जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसको हम इसके बिल्कुल नहीं कर सकते। उस चीज का नाम है ओरिजिन। अब ओरिजिन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ ही हम बना रहे हैं या ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, तो पहले हमें बहुत चीज क्लियर होना चाहिए। और वो क्लियर तब होगा जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अगर आपसे पूछूं, सीधी सी बात है कि अगर मैं सीधा क्वेश्चन पूछूं कि बच्चे बताओ व्हाट इज ओरिजिन, तो आप क्या बोलोगे कि सर जहां पर एक्स और वाई एक्सिस मीट करती है, जहां पर एक्स और वाई एक्सिस मीट करती है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। बात तो सही है, क्योंकि आपने वही कंसीडर किया। आज तक आप जितना ग्राफ बना रहे थे वहां पर एक्स एंड वाई एक्सिस मीट करती है, आप इसको बोलते थे ओरिजिन। और यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, फिर -1 -2 -3, इस तरह से आप लेके चलते थे। बट ये आंसर टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पहले समझिए ओरिजिन होता क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि ये जो आपने आंसर दिया ये ओरिजिन होता है, ये 100% सही है। लेकिन आपका आंसर टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखिए, ओरिजिन वो जगह है जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, ओरिजिन वो जगह है जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूं कि ये कोई लड़का मुझसे या मुझसे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई भी चीज, फलानी चीज या कोई भी चीज, जैसे यहां से एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, वो लड़का 5 मीटर दूर है। तो जैसे ही मैंने बोला कि वो बॉय 5 मीटर दूर है, तो आप क्या बोलोगे? सर कहां से 5 मीटर दूर है? आपसे, व्हाइट बोर्ड से, इस डोर से, कहां से? मतलब ओरिजिन कहां है, कहां से आप मेजर कर रहे हो? तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो जहां से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो व्हाट इज ओरिजिन? एक सिंपल सा डेफिनेशन फिजिक्स में बोलो, व्हाट इज ओरिजिन? तो इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर मेजरमेंट। तो अगर ओरिजिन को मैं एक छोटा सा एग्जांपल से लिखूं या डेफिनेशन दूं, तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज ए पॉइंट from where we start our measurement ठीक है। तो वो पॉइंट जहां से हम अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। इस बात को आपको क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमको इतना नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमको जब हम ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पे आएंगे, तो हमको ओरिजिन से रिलेटेड बहुत कुछ हमको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास एक कंडीशन ले लीजिए, इस कंडीशन की हेल्प से आप समझ लेंगे। मान लीजिए कोई बॉडी है, दिस इज कोई बॉडी है जो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और वो ए पॉइंट पे पहुंचती है। मान लीजिए इसने जब स्टार्ट किया अपना जर्नी तो 9 बज रहा था, 9 AM। जब वो ए पॉइंट पे पहुंची तो टाइम हो गया था 11 AM। फिर वो बी पॉइंट पे पहुंची, अब उस वक्त टाइम कितना था? उस वक्त टाइम मान लीजिए 12 बज गया, 12 नून। फिर वो हाउवर चलती 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 पहुंची सी पॉइंट पे, और उस समय टाइम आपका हो रहा था 2 PM। ये एक जर्नी है, किसी एक पैसेंजर ने 9 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की। जैसे ही वो ट्रेन में बैठा, ए स्टेशन आया, जब उसने टाइम देखा तो 11 बज चुके थे। फिर बी स्टेशन आया, फिर टाइम देखा 12 बज गया दोपहर के। फिर सी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गया, 2 बजे अपनी जगह पे पहुंचा। अब वो ए से जब चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल इसको नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि मुझे लाइन खींचने में प्रॉब्लम ना हो, आपको समझने प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए यहां से इसकी दूरी है 80 किलोमीटर। कितनी है? जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की वहां से ए स्टेशन कितना दूर पे है? 80 किलोमीटर पे है। बी स्टेशन लगभग 100 किलोमीटर, और सी स्टेशन 100
40 किलोमीटर दूर पे है मान लीजिए इस ओरिजिन से। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया आपके पास कि आपने मान लीजिए सेम है कि आपने जर्नी स्टार्ट की तो बोला भाई मैंने जब जर्नी स्टार्ट की तो उस समय t=0 था। 2 घंटे बाद जब टाइम कितना घंटा निकल गया 2 घंटा, तब मैं स्टेशन ए पे पहुंच गया। जब टाइम 3 घंटा निकल गया तब मैं कहां पहुंच गया बी पे। और जब टाइम 5 घंटे हो गए तब मैं टोटल अपनी जगह पे पहुंच चुका था। मतलब टोटल जर्नी में उसने 5 घंटे कवर किया। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई आप 9, 11, 12 टाइम नहीं बता रहे, आप बता रहे 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। मतलब पहला स्टेशन आने में 2 घंटे लग गए, दूसरे स्टेशन आने में 3 घंटे लग गए और लास्ट स्टेशन आने में 5 घंटे लग गए। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कहां से किया अपनी जर्नी? यहां से। तो ये क्या है? ओरिजिन। इसको हमने क्या माना? ओरिजिन, जिसको हम ओ से कंसीडर कर रहे हैं, इट इज कंसीडर एज ओरिजिन। बट हाउ, एनी हाउ, मान लीजिए कि किसी एक पैसेंजर ने अगर अपनी जर्नी बी से स्टार्ट की हो, तो इस बी स्टेशन से किसी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और उसने बोला t=0, तो वो सी पे कब पहुंचेगा? 2 घंटे बाद। और उसने किसी एक पैसेंजर से पूछा कि आप कहां से आ रहे हो, तो उसने बोला मैं ए स्टेशन से आ रहा हूं, तो वो उससे कितने पहले बैठा होगा? 1 घंटा पहले। तो t=-1। और कोई स्टार्टिंग जहां से ट्रेन खुली है वहां से बैठा होगा, तो उसके लिए वो कितना है? उससे कितने घंटे पहले पहुंचा हो बैठा हुआ है? 3 आवर, -3 आवर। तो अब ये देखिए कि आप पहले ओरिजिन यहां मान रहे थे क्योंकि आपने जर्नी स्टार्ट की थी यहां से, तो आपके लिए टाइम 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। लेकिन अब अगर मान लीजिए आप बी स्टेशन पे बैठे हो तो आपका ओरिजिन ये हो गया। अब यहां से इसकी दूरी कितनी है? 2 घंटा। यहां से इसकी दूरी कितनी है? टाइम कितना है? सॉरी, टाइम कितना है? यहाँ से 2 घंटा, यहाँ से टाइम कितना है? 1 घंटा, और यहाँ से टाइम कितना है? 3 घंटा। मीन्स अगर मैं ओरिजिन शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या टाइम इंटरवल में चेंजमेंट आ रहा है किसी दो पॉइंट के बीच में? कहीं चेंजमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ भी 2 घंटा था, यहाँ 1 घंटा था, अभी भी 1 घंटा है, यहाँ 2 घंटा था, अभी भी 2 घंटा है। कहने का मतलब है कि पहली बात तो हम ओरिजिन कहीं भी किसी भी पॉइंट पे टाइम एक्सिस के चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, ओरिजिन के राइट साइड में, जैसे ओरिजिन के राइट साइड में मैं जा रहा हूं तो सब कुछ क्या है? पॉजिटिव है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ रहा हूं बिफोर द ओरिजिन, सब कुछ क्या है? नेगेटिव है। तीसरी बात, ओरिजिन के शिफ्ट होने से किसी भी दो पॉइंट के बीच का टाइम चेंज नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ओरिजिन के शिफ्ट होने से किसी भी दो पॉइंट के बीच का टाइम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को एक एक करके हम लिखेंगे, एक एक पॉइंट वाइज। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैं लिखवाने वाला हूं आपको वो आप देखते जाइए। अब देखिए पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? द origin of time axis can be shifted on any point on the time axis. The origin of time axis can be shifted on any point on the time axis. मतलब ओरिजिन को किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ से अब कहाँ पे ले गया? बी पे। आप चाहे तो इसको ए पे ले जा सकते हैं, कोई ऐसा कंसिडर नहीं है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हम लिखने वाले हैं कि जब ओरिजिन के हम आगे जाएंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव, और जब हम ओरिजिन के पीछे जाएंगे वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द टाइम measured
after the origin on time axis taken as पॉजिटिव, उसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, एंड द टाइम measured before the origin taken as negative। ठीक है, तो टाइम मेजर्ड आफ्टर द ओरिजिन ऑन द टाइम एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, जो भी पॉजिटिव इसको ले रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं आफ्टर द ओरिजिन, ओरिजिन के आफ्टर, तो जैसे 2 आवर था पॉजिटिव था, और बिफोर -1 आवर, -3 आवर, यहाँ पे सब कुछ आफ्टर था, इसमें सब कुछ पॉजिटिव था, इधर कुछ था ही नहीं। जैसे मैंने ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट किया तो इसके अकॉर्डिंग इधर क्या होगा, पॉजिटिव, और उसके पीछे क्या होगा, सब कुछ नेगेटिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जब हम इसके ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने से 2 पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल चेंज नहीं होने वाला है, टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसको यहां से, द टाइम इंटरवल between 2 point do not change due to shift of origin on time axis। दो बीच के टाइम इंटरवल कभी भी चेंज नहीं होगा ओरिजिन के शिफ्ट होने से। जैसे ओरिजिन यहां से यहां पे आ गया तो पहले भी इन दोनों के बीच टाइम इंटरवल 2 घंटा था, अभी भी कितना है, 2 घंटा है। इन दोनों के बीच टाइम इंटरवल 1 घंटा था, अभी भी कितना है, 1 घंटा है। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ये मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर पहले यहाँ पे टाइम इंटरवल ले रहे थे, आप ओरिजिन स्टार्टिंग रहे थे, बीच में ओरिजिन कैसे आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, को आप लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। इस पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टाइम एक्सेस हमने बता दिया, अब मैं पोजीशन एक्सेस का बताता हूँ, और फिर जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो टाइम और पोजीशन एक्सेस एक साथ लेके बनाएंगे। तो पहले इंडिविजुअली मैं टाइम एक्सेस बता दिया, अभी इंडिविजुअली अब मैं पोजीशन एक्सेस बताता हूँ और उन सारे पॉइंट्स दिखाता हूँ, फिर हम पहुंचेंगे कितने एक्सेस होते हैं, कितने डायरेक्शंस होती हैं, इन सब बारे में। तो इन सब पॉइंट को लिख लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज लिखते हुए बनाने में पॉइंट टाइम लगता है। पहले हम लोग सोच रहे थे सीधा आपको लिख दें फिर आप बता दें, तो नहीं, आप लोग को ऐसा चाहिए था, तो इट्स ओके। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं पोजीशन मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट हमने पढ़ लिया, अब पोजीशन मेजरमेंट। देखिए, डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन, बिकॉज एक्स वाई एक्सिस में पोजीशन एक्सिस पे बोलते हैं इसको। तो आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल सेम चीज है, इस मैं टाइम को ना लेकर पोजीशन लेके जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल आपने जर्नी स्टार्ट की x इजिकल टू 0 किलोमीटर से, और सेम कंडीशन है, इस बार मैं पोजीशन ले रहा हूं, टाइम नहीं ले रहा हूं। आप ए पॉइंट पे पहुंचे, दिस इज ए पॉइंट, और आप कितना चल लिए, x इजिकल टू 80 किलोमीटर, मान लीजिए 80 किलोमीटर चले। फिर आप बी पॉइंट पे पहुंचे, बी पॉइंट पे जब आप पहुंचे थे तो आपका डिस्टेंस होगा x इजिकल टू 100 किलोमीटर, एंड फाइनली यू रीच द पॉइंट सी, और वहां आपकी दूरी थी x इजिकल टू 140 किलोमीटर। मींस आपका ओरिजिन क्या था, ओरिजिन ये पॉइंट था x 0, ये ओरिजिन था। यहां से a की कितनी दूरी थी, 80, यहां से b 100 किलोमीटर, और c 140 किलोमीटर। सेम चीज को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं,
मान लीजिए कोई पैसेंजर आकर के इस बार आप बैठे बी स्टेशन पे, कहां बैठे, बी स्टेशन पे, तब आपकी पोजीशन क्या होगी, x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ओरिजिन, क्योंकि आप बैठे कहां पे हो, बी, मान लीजिए कोई ट्रेन चल के आ रही है यहाँ से, वही स्टेशन आई बी स्टेशन सी, तब तो आप देख रहे हो, लेकिन आप इस बार बी स्टेशन पे बैठे हो, तो जैसे ही बैठे उस समय आपका ओरिजिन क्या था, 0। अब आप सी तक कितने देर पहुंच, कितना किलोमीटर चलोगे, ऑब्वियसली 40 किलोमीटर चलोगे। आपसे पीछे कोई बंदा है, वो बैठा है मान लीजिए ए स्टेशन पे, तो आपसे कितना पीछे है वो, तो x इज इक्वल टू -80 किलोमीटर। और ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई है, x इज इक्वल टू -100 किलोमीटर। सेम चीज है, इस बार हमने ओरिजिन शिफ्ट किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी इन दोनों के बीच में 80 किलोमीटर था, इन दोनों के बीच 20 और इन दोनों के बीच 40। ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जब मैं यहां से ओरिजिन को यहां पे लेकर आ गया, तो क्या इन दोनों के बीच दूरी चेंज हुई, नहीं चेंज हुई, अभी भी 40 ही है, अभी भी 20 ही है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका -20 और ये आपका हो जाएगा -100। दिस इज 100 किलोमीटर, क्योंकि ये पीछे 100 किलोमीटर, यहाँ पे आप इतने के बीच की दूरी -20 ही रहेगा। दिस इज 20 किलोमीटर, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आप 80 किलोमीटर थोड़ी पीछे चलेगा, आप कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा, और यहाँ से कितना चलेगा, x इक्वल टू -100। तो इसको पहले आप समझ लीजिए, इसी चीज को मैं अब लिखाता हूँ पॉइंट वाइज, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। पॉइंट पहले इस डायग्राम को बना लीजिए और फिर मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। अब इस डिस्कशन से हमने क्या निकाला, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फॉलोइंग डिस्कशन, फ्रॉम फॉलोइंग डिस्कशन we conclude that, क्या कंक्लूजन निकला, नंबर 1 पॉइंट, द ओरिजिन ऑफ द पोजीशन axis can be shifted on any point on origin axis। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप इसका ओरिजिन शिफ्ट करा सकते हो, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे लेके आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम चीज दूसरा चीज आप जो देख रहे हैं, इसमें क्या आपने देखा, द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो क्या लिख सकते हैं इसको, the distance measured to the right of origin on कौन से पोजीशन एक्सिस, on position axis is taken as positive। इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, एंड distance measured to the left of origin on position
axis taken as negative, taken as negative, taken as negative पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन ऑन द पोजीशन एक्सिस, कोई भी डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन ऑफ पोजीशन एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको पॉइंट में भी बना के लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन the location on the position axis do not change due to change in origin, due to change in origin, origin के चेंज होने से इसमें चेंज नहीं होता है, या ड्यू टू शिफ्ट इन ओरिजिन या चेंज इन ओरिजिन आप लिख सकते हैं। ड्यू टू आप शिफ्ट लिख दो यार, सबसे अच्छा रहेगा शिफ्ट लिखो, ड्यू टू शिफ्ट इन ओरिजिन। ये 3 पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। तो आपको आई होप और ये समझ में आ गया होगा। टाइम एक्सिस के पहले हमने क्या किया, ओरिजिन टाइम का चेंज किया, उससे टाइम में कोई फर्क नहीं आया। दूसरा हमने पोजीशन में चेंज किया, उससे भी कोई फर्क नहीं आया। इट मींस ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। अब ओरिजिन आप कहीं से भी लो, उससे टाइम और डिस्टेंस में या पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही मुझको समझाना था। और ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर मेजरमेंट। तो आई होप सो ओरिजिन आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सिस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्लेन की बात करेंगे, फिर 1D 2D एंड 3D मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं। तो आपको लोग ऐसा डायरेक्शन कितनी होती है, डायरेक्शन 1 2 3, लेफ्ट राइट, कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 10। डायरेक्शन कितनी होती है, एक बात ध्यान रख लीजिए, डायरेक्शन 6 होती है। कितनी होती है, 6। आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। टोटल कितनी डायरेक्शन होती है, 6। अगर आप दोनों के बीच में नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट कंसिडर करोगे तो टोटल हो जाएगी 10। लेकिन हम फिजिक्स में लेके चलते हैं, डायरेक्शंस कितनी होती हैं, ओनली 6। कितनी होती है, 6। ठीक है, अगर ज़्यादा एक्यूरेट बोलना है तो आप 10 बोल सकते हो। देयर आर 10 डायरेक्शंस अगर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट इनको लेके चलोगे तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गया, कितने डायरेक्शंस होती हैं, तो 6 डायरेक्शन होती है। एक्सिस कितनी होती है, आपने एक्सिस पढ़ा होगा, आपने ग्राफ बनाया है, एक्सिस कितनी होती है, तो एक्सिस होती है 3। कितनी होती है, 3। एक होती है एक्स, एक होती है वाई और एक होती है जेड। तीनों एक्सिस होती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी मत बोलिएगा सिर्फ 2 एक्सिस होती है, एक्स और वाई, क्योंकि आप 2D बनाते हो हमेशा ग्राफ, उसमें एक्स और वाई दिखता है, जेड एक्सिस नहीं दिखता है, इसलिए आप बोलते हो। लेकिन कितनी एक्सिस होती है, 6 एक्सिस। कितनी, सॉरी 3 एक्सिस। कितनी होती है, 3 एक्सिस। 6 डायरेक्शन होती है और 3 एक्सिस होती है। ठीक है, अब तो समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है आपका, कैसे दिखाएं इसको, दिखा पाता आपको। अब समझिए इस चीज को। अब इसको मैं मार्कर से दिखा रहा हूँ, आप अपने रूम के कॉर्नर में देखिए, कहीं भी इस टाइप का पॉइंट बन रहा होगा। एक वॉल ऊपर से आ रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। ऐसा आप रूम के किसी कोने में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, ये तीनों चीज, दिस और दिस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। ये तीनों 90 डिग्री है। किसी को भी आप x, किसी को भी y, किसी को भी z मान सकते हो। अगर मान लीजिए ये x एक्सिस है तो इसके इधर क्या आता है, ये नेगेटिव x। अगर ये y एक्सिस है तो इसके नीचे क्या आएगा, नेगेटिव y। और अगर ये z है तो इसके पीछे क्या आएगा, नेगेटिव z। हो गया 6 डायरेक्शन, 1 सॉरी
दिस इज 1, इसके इधर 2 3 4 5 6, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। आपको दिख गया कितने एक्सेस होते हैं? 3 एक्सेस, x y और z। किसी को भी कुछ भी मान सकते हो क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आप घुमाओगे अपने आप सेट हो जाएंगे। ये अभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, किसी को भी, ये आर्बिट्रेरी है, आपके हिसाब से जो आपको x लेना है y लेना है, जैसे ही एक को x में लिखोगे रखोगे दूसरा y z में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर आपने इसको x में रखा तो ये y z में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों 90 डिग्री पे होते हैं और आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी मीन्स आप किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z ले सकते हो। जैसे ही एक को x एक्सिस मानोगे अपने आप दूसरा y और z में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। अब मैंने इसको माना x एक्सिस, इसको माना y एक्सिस और इसको माना z एक्सिस, ठीक है। तो अब आप देखिए x और y मिलके कौन सा प्लेन बना? ये बना। मतलब ये जो सरफेस बनेगी, ये जो वॉल बनेगी, उसमें कौन कौन से एक्सिस होंगे? x होंगी, y होगी, क्या z होगा? नहीं होगा। आप देखिए x और z मिलके कौन सा बना? नीचे वाली फ्लोर। इसमें कहीं भी x है? नहीं है। इसमें सिर्फ x है, सॉरी, इसमें x है और z है, y है क्या? नहीं है। तो x और z मिलके कौन से बन रहे? जमीन, नीचे वाली धरती। y, दिस इज y एंड दिस इज z, मिलके कौन सा? ये वाली दीवार। मींस ये वाली वॉल कौन सी बन रही है? yz एक्सिस। ये वाली yx और दिस इज xz। कितनी प्लेन हो गई? एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन। प्लेन मींस एक सरफेस, प्लेन मींस एक सरफेस जो दो एक्सिस को लेके बना हो, दो एक्सिस को लेके बना हो। फिर से बता रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस मेक वन प्लेन। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो दिस प्लेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। इसमें कहीं भी z नहीं है। सो ये प्लेन में क्या है? x और y। इसमें है x और z। तो जो धरती है, जमीन, आपका फर्श जो आपको रूम में दिख रहा होगा नीचे, उसमें कौन सा है? x है और z है। अब इस वाली वॉल पे आ जाइए, इसमें कौन सा है? y और z। कहीं भी x है? नहीं है। तो ये वाली वॉल कितनी, कौन सी हो गई? y और z प्लेन। तो एक प्लेन, तो इसके सामने वाली दूसरी प्लेन, विच आपका रूम 6 वॉल से बना हुआ है, देखा आपने? 1 2 3 4, नीचे 5, ऊपर 6 प्लेन दिख रहे हैं। तो अगर ये y और z है तो इधर वाला भी क्या होगा? y और z ही होगा। अगर ये x और y है तो इधर वाला भी क्या होगा? x और y ही होगा। अगर फर्श आपका क्या है? x और z, तो रूफ भी क्या होगा? x और z ही होगा। तो टोटल कितने प्लेन हो गए? 6 प्लेन। कितने हो गए? 6 प्लेन मैंने विजुअलाइज कर दिए। इसके सामने वाला भी सेम प्लेन होता है, इसके सामने वाला सेम प्लेन होता है, इसके सामने वाला भी सेम प्लेन होता है। इसके सामने एक वॉल तो आएगी ना, जैसे आप क्यूब बनाते हो, तो एक क्यूबाइड में एक सरफेस ये तो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये तो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये तो एक सरफेस ये। टोटल 6 प्लेन्स होते हैं। कितने प्लेन्स होते हैं? 6 प्लेन्स। तो जो आप पढ़ते थे, याद है आपको? क्या पढ़ते थे लाइट में? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब अगर इंसिडेंट रे x और y में है तो रिफ्लेक्टेड भी x एंड y में ही रहेगा, y z में नहीं चला जाएगा। प्लेन का मतलब था कि 6 प्लेन्स होते हैं। आपको अभी तक किसी ने समझाया नहीं वो प्लेन क्या होता है, ठीक है? अभी तक बस रट्टा मार रहे थे आप। प्लेन 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 मींस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। इफ द इंसिडेंट रे इज लाई ऑन x and y axis, then reflected ray is also lie in the same plane, means x and y axis, y z में नहीं जाएगा वो, ठीक है? तो अभी आपको क्या क्या मैंने समझा दिया कि आपके पास प्लेन कौन कौन से होते हैं? x y, दूसरा कौन कौन सा होता है? y z और z x। ये तीन आपके पास प्लेन है। प्लेन मीन्स एक स्मूथ सरफेस, प्लेन मीन्स एक स्मूथ सरफेस। अब x y में z नहीं है, y z में x नहीं है और x z में y नहीं है। तो तीन प्लेन्स होते हैं, तीन प्लेन के सामने भी पैरेलल एक और प्लेन, तो वो भी अगर टोटल 6 प्लेन्स होते हैं। तो ये तीन प्लेन आपको नजर आ गया। अब हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? अब इस चीज को समझिए, वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है। देखिए आपको मैंने दिखा दिया तीन एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, और इसको सेट करने में ही प्रॉब्लम है। अब समझिए, दिस इज, हाँ, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे चल रही हो,
इस ओरिजिन क्योंकि यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन में क्लिक कर। कोई चीज मान लीजिए इस पे चल रही हो, ये चली चले 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 चली यहाँ पे चल के 5 मीटर कवर कर लिया। अब अगर ये कोई बॉडी यहाँ चल रही है तो क्या ये y में जा रही है? नहीं गई ना। अभी भी y की दूरी कितनी है? y इक्वल टू 0, x पे ही है, y पे जा ही नहीं रही। क्या वो z में आई? इधर भी नहीं है। मींस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट चेंज इट्स पोजीशन ओनली इन वन एक्सिस। कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में से अगर कोई बॉडी सिर्फ एक एक्सिस में अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसे क्या कहेंगे? 1D मोशन। फॉर एग्जांपल कोई चीज ऊपर से गिर रही है, तो ऊपर से गिर रही है तो ऊपर से गिर के यहाँ पे गई, तो ऊपर से जब वो नीचे गिर रही थी क्या वो x में गई? नहीं। क्या वो z में आई? नहीं। सिर्फ एक एक्सिस y एक्सिस में ही ऊपर से नीचे आ रही है। मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट चेंज ओनली इन वन एक्सिस। कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। ये भी क्या हो रहा है? 1D मोशन। मान लीजिए कोई चीज इधर सीधा चल रही है, सीधा चल रही है, सीधा चल रही है। अब विद रिस्पेक्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, क्या वो x y में ऊपर गया? नहीं गया। क्या वो x में इधर गया? नहीं। मींस वो सिर्फ z एक्सिस में चल रहा है। तो आउट ऑफ 3 एक्सिस इट ओनली चेंज द पोजीशन इन ओनली वन। तो आउट ऑफ 3 एक्सिस या 3 कोऑर्डिनेट अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन सिर्फ वन एक्सिस में चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। उसे क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। कोई भी चीज एकदम स्ट्रेट मूव कर रही है, कौन सा मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन है? तो स्ट्रेट मूविंग बॉडी को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। अब इसका डेफिनेशन हम लिख लेंगे, ठीक है? तो आपने समझ लिया, तो अब डेफिनेशन हम लिखते हैं वन डायमेंशनल मोशन का। नाउ पहला लिखेंगे वन डायमेंशन। इसमें क्या लिखेंगे? if the body change its position in only one axis out of 3 then the motion is called one dimension motion। तब उस मोशन को क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इन ओनली वन एक्सिस। वो एक्सिस कुछ भी हो सकता है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। अगर सिर्फ एक ही एक्सिस में चल रही है, फॉर एग्जांपल ये देखिए आपका ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें दो एक्सिस है, एक इधर एक्स और एक इधर वाई। क्या इसमें जेड है? नहीं है। तो ये कौन सा प्लेन है? एक्स और वाई मिलके ये प्लेन बना है। समझ में आ गया? अगर ये ऐसा रख देता मैं तो क्या होता? तो आपके पास वाई और जेड होता, एक्स नहीं होता। तो अगर कोई भी बॉडी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1D मोशन। इससे एग्जांपल्स कुछ लिख दिए। ए मैन वॉकिंग ऑन ए रोड, एग्जांपल ए मैन वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? ए बॉल fall from a height ठीक है। तो एग्जांपल आपके काफी है। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या हो गया? आपको समझ में आ गया। ये कितने प्लेन्स होते हैं ये आप ध्यान रखिएगा, कितने प्लेन्स होते हैं? देयर आर 3 प्लेन्स। 3 प्लेन के सामने भी सेम होगा तो टोटल 6 प्लेन्स हो गए। ये प्लेन्स मैंने आपको दिखा दिया। वन डायमेंशनल मोशन आई होप सो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है? तो सब लिख लीजिए, स्टार्ट। देखिए अब नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल मोशन। इसको देख लीजिए। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। 2 डायमेंशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई बॉडी सिर्फ एक एक्सिस में चल रही हो,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई बॉडी दो एक्सिस में चल रही है तो उसे क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। कहां होता है ऐसा, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो एक्सिस हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये आपने अपने क्लास में ग्राफ में देखा होगा। अगर किसी बॉडी को मैंने मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे वो यहाँ पे थी, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंची, फिर कुछ देर बाद यहाँ, फिर कुछ देर बाद यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ, और फाइनली इट हिट द ग्राउंड। अगर मैं बोलूं इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स में ये इतनी चली है और वाई में इतनी चली है, यही बोलोगे। एक्स में इतना कवर किया इसने डिस्टेंस एंड वाई में इतना कवर किया। अभी इसकी दूरी क्या है, तो एक्स में इतना है और वाई में इतना है। अभी कितनी है, तो x में इतना है और y में कुछ इतना है। यहाँ पे x में इतना है और y में इतना है। इट मीन्स हर जगह पे इसकी पोजीशन x में भी चेंज हो रही है और y में भी चेंज हो रही है। जैसे किसी बॉलर ने या किसी फील्डर ने बॉल को फेंका कीपर के पास, तो बॉल आके यहाँ पे उसके पास पहुंची। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम इलाज में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस टाइप के मोशन में क्या हो रहा है, एक्स में भी बॉडी एक्स में मूव कर रही है और वाई में भी मूव कर रही है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 2D मोशन। दिस टाइप मोशन क्या कहते हैं, 2D मोशन। या एक तो ये एग्जांपल हो गया, आई होप सो। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो कोई बॉडी जब यहां पर होगी तो उसमें उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स में इतनी होगी, वाई में इतनी होगी। जब यहां चली जाएगी तो एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। अब यहां पर आ गई तो x भी चेंज हुआ और y भी चेंज हुआ। इट मींस कंटिन्यूअसली वो x और y कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, x और y कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है। तो दिस इज आल्सो 2D मोशन। ये भी कौन सा है, 2D मोशन। कोई इंसेक्ट अगर किसी वॉल पे चल रहा हो, वॉल क्या होता है, प्लेन होता है। वॉल क्या होता है, प्लेन होता है। इसमें दो एक्सिस होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। अगर वो ऐसे से चल रहा है तो क्या x में भी चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है। यहाँ पहुंच गया, x भी चेंज हुआ और y भी चेंज हुआ। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, 2D मोशन। तो इसमें क्या होगा, इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, अगर मैं इसी को मैं लिख के यहाँ पे कर दूं, तो मैं दोबारा लिखने से बजाय मैं इसी को थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, इसलिए मैं उतना टाइम लगाऊंगा आपका। इसको लिख दो सीधा 2, और इसको लिखो बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इन 2 axis out of 3, then the motion is called 2-dimension motion. If the body change its position in 2 axis, कितना एक्सिस में चेंज होना चाहिए, 2 axis out of 3, कितना एक्सिस टोटल, 3 axis, then the motion, इसमें देखिए ये दोनों में चेंज हो रहा है, x में और y में, x and y, इसमें भी x और y। तो ये कैसा मोशन होता है, 2D मोशन। अब इसके एग्जांपल भी चेंज हो जाएंगे, एग्जांपल भी लिख लेते हैं हम लोग नया। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2D के। पहला, एन इंसेक्ट crawling on a wall, वॉल पे चल रहा हूं और फ्लोर पे चल रहा हूं, बात वही है। दूसरा, रिवॉल्विंग ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। दो एग्जांपल काफी है, ये आप 2D हो गया। अब इसके बाद आते हैं 3D। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसी में मैं थोड़ा चेंज करके 3D भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए। देखिए अब 3D समझिए, 3D मोशन समझ लीजिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये है x, ये है x, ये है y, ये है z। मैंने बताया था आपको, इसको x एक्सिस मान लिया आपने, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। अब कोई सिर्फ एक एक्सिस में चल रहा हो, चाहे x में चले, चाहे y में चले, चाहे z में चले, ओनली वन एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, 1D। अगर कोई प्लेन में चल रहा हो, इसमें दो एक्सिस, प्लेन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। मैंने बताया प्लेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। किसी प्लेन में चल रहा हूं, जैसे इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन ए फ्लोर, एक प्लेन में चल रहा है, कोई सर्कुलर मोशन प्लेन में हो रहा है, दो एक्सिस में। तो ये कौन सा मोशन हो गया, 2D।
लेकिन कोई तीनों में चल रहा हो, तीनों मतलब फॉर एग्जाम्पल एक इंसेक्ट अभी यहाँ पर है, उड़ के अभी यहाँ पर आ गया, जैसे वो यहाँ पर आया इस पोजिशन एक्स से भी कुछ है, वाई से भी कुछ है, जेड से भी कुछ है, फिर यहाँ पहुंच गया, एक्स भी चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ, जेड भी चेंज हुआ। मतलब अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है कोई भी बॉडी, जैसे अगर आप किसी पत्थर को थ्रो करोगे तो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, एक टारगेट पे ही जाएगा। अगर पत्थर को अगर आपने फेंका तो कांच सामने तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, कांच को हिट कर देगा, कांच ब्रेक होगा। लेकिन अगर कोई चिड़िया उड़ रही होगी तो उसके सामने से खतरा नजर आएगा तो अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर लेगा। कोई प्लेन उड़ रहा होगा तो अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो कोई भी बॉडी जो स्पेस में मूव करती है और अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली कहीं मूव कर सकती है, बर्ड कहीं भी मूव कर सकता है, प्लेन कहीं मूव कर सकता है। तो जो स्पेस में होता है और फ्रीली है, इंडिपेंडेंट है अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का, उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? 3D मोशन। समझ में आ गया? अब इसके मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं, आई होप से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो 1D मोशन एक लाइन मोशन होता है, 2D मोशन एक प्लेन मोशन होता है, और 3D एक स्पेस में जो मोशन होता है वो कौन सा होता है? 3D मोशन। ठीक है, जैसे फुटबॉल आपको पूरा 3D दिखाई देता है, एक्स भी है, वाई भी है, उठा हुआ जेड भी है, तीनों दिख रहा है। लेकिन सर्कल सिर्फ क्या है? 2D है, जो आपके पेपर में बनता है। फुटबॉल आपके पेपर में नहीं बनता है, आपको सो 3D पिच। ठीक है, तो अभी इसमें क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इन ऑल 3 एक्सिस, इन ऑल in all 3 axes, then the motion is said to be 3-dimensional motion. Then the motion is said to be 3-dimensional motion. अब इसके एग्जांपल भी चेंज हो जाएंगे, वो तो 2D के एग्जांपल थे। 3D में क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ ए गैस पार्टिकल, मोशन ऑफ ए दूसरा फ्लाइंग ऑफ बर्ड और एरोप्लेन, ये भी कैसा है? 3D मोशन। ठीक है, तो 2 एग्जांपल काफी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा 3। ठीक है, तो 1D 2D एंड 3D आप अच्छे से समझ लिए, आपको समझ में आ गया। 1D मोशन को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो क्या है? 1D मोशन, 1D मोशन बोले तो सीधा सा यहाँ पे नोट करके लिख दीजिए, नोट 1D। थोड़ा सा ऐसा 1D कैसा होता है? लाइन में। कैसा होता है? एक लाइन में। 2D कैसा होता है? एक प्लेन में। और 3D कैसा होता है? स्पेस में। कैसा होता है? स्पेस में। तो अगर मोशन इन लाइन तो कौन सा मोशन है? 1D। मोशन इन प्लेन कौन सा मोशन है? 2D। और मोशन इन स्पेस तो कौन सा है? 3D। एक शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, इसको लिखिए। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतना। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। ठीक है, कंटिन्यूसली कीजिए, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, आई टू एक्सप्लेन इट बेटर। बट इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझाया गया, मैंने कोशिश की है। थोड़ा सा टाइम लग गया, इस चीज़ को मैं 20 मिनट में समझाया था, लेकिन क्योंकि लिख लिख के बताया गया है और बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ सर, तो वो ठीक है, उसके लिए तो हम लोगों ने बना दिया ऐसा। आप खुश रहो, आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी है हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो करते हैं।